छुपाकर अपने दर्द को मैं सिर्फ लोगों को मुस्कुराहट बांटता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं कक्षा 9 की जो अपनी पुस्तक चल रही है क्षितिज। कक्षा 9 की पुस्तक कौन सी है? क्षितिज। प्रथम जो है कक्षा 10 में सेकंड हो जाएगी और उसका ये चौथा अध्याय है। अनुरोध आपसे एक है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। अभी भूल जाते हैं करना, या नए मित्र जुड़े हैं वो भी ध्यान रखें, लाइक कर दिया करें। सभी ग्रुप में सभी साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे आप स्टेटस भी लगा सकते हैं, शेयर कर दें। और पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कई साथियों देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी। ये हो गई बात। प्रारंभ करते हैं जाबिर हुसैन साहब का अध्याय जो है इनका जीवन परिचय से क्या कुछ सवाल बन सकते हैं और सालिम अली के बारे में इस अध्याय के अंदर इन्होंने क्या कुछ कहा है और वहाँ से संवाद के अंदर, कथनों के अंदर, लाइन के अंदर कौन से सवाल बन सकते हैं, कौन सा कथन है जो पूछा जा सकता है, वो भी हम देखेंगे। तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो ये है साहब अपने जाबिर हुसैन साहब। जन्म की बात करें इनकी तो जन्म हुआ था इनका सन 1945 में। गांव नौनही, राजगीर, जिला था नालंदा और राज्य अपना बिहार। तो आप जन्म कब हुआ ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, 1945 में। और इनकी जो भाषा शैली है इसमें शायद नहीं दिया, इनकी जो भाषा शैली है आप नोट कर सकते हैं। जाबिर साहब की भाषा जो शैली है वो थी कलात्मक। इनकी भाषा शैली कैसी थी? कलात्मक थी। देखिए, वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के क्या रहे? प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस लाइन को आप लिख लीजिए और पुस्तक में ही लिख नहीं रहे अलग से नोटबुक में, तो पुस्तक के अंदर अंडरलाइन कर लीजिए और इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तो पूछा जा सकता है निम्न में से कौन थे जो 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो जाबिर हुसैन दे दिया, प्रेमचंद दे दिया, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यन, कुछ भी नाम दे सकते, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सन 1995 में से बिहार विधान परिषद के सभापति, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 77 में तो मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य और 95 में बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये जाबिर हुसैन साहब हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। हिंदी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है और अंग्रेजी में भी लिखा है। उनकी हिंदी रचनाओं में, अब रचनाएं करके जो नोटबुक में नोट कर रहे हैं, रचनाएं लिख कर नीचे लिख सकते हैं। इनकी रचनाएं, हिंदी रचनाएं जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, ये प्रमुख है। तो जो आगे है ना वो कौन है? डोला बीबी की मजार है या डोला बीबी का मजार है, जिसमें क्या अतीत का चेहरा देखने को मिलता है और लोंगा एक नदी रेत की भरी हुई है। लोंगा एक नदी रेत की भरी हुई है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। जो आम जनमानस है उनके जीवन के अनुभवों को अपने जीवन में अनुभव करते हुए अपने साहित्य में प्रकट किया उस चीज़ को। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई है, काफ़ी प्रशंसा मिली है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि इनकी शैली कौन सी है? कलात्मक। नोट कर लीजिएगा। इस अध्याय के अंदर क्या है? देखिए, पाठ के विषय में जहाँ भी कुछ भी जो सारांश लिखा हुआ होता है उस पर आपको विशेष फोकस करना होता है। वहाँ से कई बार सीधे सवाल है जो उठाए जाते हैं। ये जो पाठ है जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। अब देखिए, नोट कर लीजिए इस लाइन को। जो हुसैन साहब ने लिखा है ये अध्याय, और अध्याय का क्या नाम है? सांवले सपनों की याद। तो सवाल क्या बनेगा? सांवले सपनों की याद जो अध्याय है ये किस शैली में लिखा गया है? तो डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। ये डायरी शैली में लिखा गया
संस्मरण है। और किससे संबंधित है ये? जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी रहे हैं सालिम अली, उनसे संबंधित है। और 1987 सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने, इनकी जब मृत्यु हुई तो उससे ये बहुत दुखी हुए, कष्ट हुआ, इनको पीड़ा हुई, और उसकी अवसाद राइटर ने यानी कि हुसैन साहब ने सांवले सपनों की याद के रूप में उसे व्यक्त किया है, यानी लिखा है। सालिम अली का स्मरण करते हुए, याद करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं अध्याय को। पक्षी विज्ञानी थे, इसीलिए यहाँ पर चिड़िया का, पक्षी का ये चित्र दिया है। और पक्षी विज्ञानी कौन थे? सालिम अली साहब। सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम यानी मेला सा मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। जो सांवले सपनों की याद है, यादों को कौन रोक सका है साहब। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, यानी कि जो यादें हैं उनको ये व्यक्त कर रहे हैं। और उन यादों में कौन है आगे आगे? सालिम अली साहब। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, अंतहीन यानी जिसका अंत नहीं हो, बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। जितने भी यात्राएं की, जितने भी सफ़र किए, उनसे ये अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन माफ़ कीजिएगा, अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अब तो वो उस, देखिए यहाँ सवाल बन सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। यहाँ पर वो किसके लिए आया है? तो वो यहाँ पर सालिम अली के लिए आया है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? अपनी जान उसमें फूंक दे फिर भी वो कैसे गा सकेगा? मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। और ये सोया हुआ पक्षी कौन? अली साहब के बारे में बात हो रही है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। देखिए, ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए आप, कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये किसने कहा था? सालिम अली साहब ने कहा था। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। हर एक प्रकृति के कण कण में या हर एक प्रकृति में जो दिखाई देता उन्हें वो जीव की तरह समझते रहे। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक क्या होता है साथियों? यूँ तो आपको मालूम है मिथक क्या होते हैं, जिसको हम पूरी तरीके से प्रमाणित भी नहीं कर पाएँ और उसको खारिज भी नहीं कर पाएँ। मिथक वो होता है, ठीक है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरा घटनाक्रम की याद दिला देगा। वहाँ जाते ही वो स्मरण है जो उसे आने लगेगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब
किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत, यात्रियों को घूमने फिरने आए जो उनको हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। और वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब शुरू हो रही है साहब इनकी यात्रा। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे हैं। संभव है, शती यानी 100 वर्ष तक, संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। आखिर तक सालिम अली के विषय में जो ये पंक्ति लिखी गई है, इससे हमें ये ज्ञात होता है कि आखिर तक उनकी जो स्थिति थी, शरीर की शारीरिक जो अवस्था थी, वो काफ़ी कष्टकारी हो गई थी, या यूँ कहें वो काफ़ी बीमार हो गए थे। फिर भी वो पक्षियों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हितकर काम करने के लिए हमेशा समर्पित रहे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। मतलब पक्षियों खोजते रहते थे कि कहाँ कौन कष्ट में है। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। तो बर्ड वाचर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? सालिम अली साहब के। लिख लीजिएगा, बर्ड वाचर पूछा जा सकता है किसके लिए प्रयोग हुआ है? सालिम अली साहब के लिए। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाले उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। क्षितिज कहते हैं दूर जहाँ धरती और पृथ्वी और आसमान है, जो मिलते हुए से जो प्रतीत होते हैं, जो वहाँ की जो सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, वो क्षितिज कहलाती है, जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। किसी से प्रभावित नहीं होना, उसको अपने खुद से प्रभावित कर देना, इस प्रकृति के थे वो। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, और ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहली बार देंगे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर लेना आप, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कई साथियों ने। मेरे साथ चलते रहिए आप, पूरा पाठ्यक्रम हो जाएगा आपका साथ साथ में। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुँचाई थी। तो पूछ लिया जाए सालिम अली की जो जीवन साथी थी उनका क्या नाम है? निम्न में से तहमीना। क्या नाम है? तहमीना। ध्यान में रखिएगा। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, क्लासमेट रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अंडरलाइन कर लीजिए साहब, सवाल बन सकता है यहाँ पर कि सालिम अली साहब केरल की जो साइलेंट वैली है को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का जो अनुरोध लेकर किससे मिले थे? तो चौधरी चरण सिंह, इनसे मिले थे, चौधरी चरण सिंह से। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कथन। और वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। और पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। तो उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। उनकी किनकी, यहाँ पर उनकी किसके लिए आया है? तो उनकी जो चौधरी चरण सिंह है, इनके लिए आया है। ध्यान में रखिएगा, ये उनकी किसके लिए आया? इस तरह के सवाल बनेंगे तो आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को, यहाँ सवाल बन सकता है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की
वकालत करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। अंडरलाइन कर लीजिए या नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। सालिम अली की आत्मकथा नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो, फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये है सालिम अली की अपनी आत्मकथा। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे। ये भी पूछा जा सकता है D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या दिया गया इस अध्याय में। सांवले सपनों की याद में तो पत्नी फ्रीडा लॉरेंस की लिखे। तो फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी माफ़ कीजिए, फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। ये कथन किसका है? तो फ्रीडा का कथन है ये, फ्रीडा लॉरेंस का। ध्यान में रखिएगा इसको भी। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ये सालिम अली साहब का चित्र है। मुझसे भी ज़्यादा जानती है, फ्रीडा कहती है कि जो गोरैया है वो सचमुच इतना खुला है और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, रोम रोम में बसा हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, शब्दों में व्यक्त करना उसके बारे में। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बचपन में क्या हुआ था कि सालिम अली से की जो उनकी एयरगन थी उससे एक नीले कंठ की गोरैया है जो आहत हो गई थी, या यूँ कहें जीवन नैया उसकी ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद में उनके अंदर दया का सागर उमड़ गया और उसके बाद में उन्हें लगा यार मेरे से ये बहुत गलत हो गया है। तो उसके बाद में पक्षियों को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए वो समर्पित हो गए। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, नैसर्गिक स्वाभाविक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन के उभरे थे। तो ये भी यहाँ से भी सवाल बन सकता है, प्रश्न आ गया कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय क्या बनकर उभरे थे? अथाह सागर, डॉट डॉट दे दिया रिक्त स्थान में, अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो ये पूछा जा सकता है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है, और ये विधा ज़रूर इसकी याद रखना, सांवले सपनों की याद की इस अध्याय की, ये डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। डायरी शैली में लिखा गया क्या है? संस्मरण। ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है, मेरी यानी लेखक की। सालिम अली तुम लौटोगे ना? प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न क्या, वो कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। और देखिए ये इस अध्याय के आखिर में दिया गया, अरे अरे श्यामा चिरैया झरों कवे मती बोलहू। इस लोकगीत का भी आप ध्यान में रखना। पंक्ति देखिए पूछा जा सकता है किस अध्याय में वर्णित है ये। कठिन शब्दों में देखिए आप, गढ़ना यानी बनाना, हुजूम यानी जनसमूह भीड़ मेला, वादी यानी घाटी, सौंधी यानी सुगंधित मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध, बारिश के मौसम में आपने महसूस की होगी वो तो। पलायन यानी दूसरी जगह चले जाना, भागना। नैसर्गिक यानी सहज स्वाभाविक जैसा मैंने बताया। हरारत यानी उष्णता या गर्मी। आबशार यानी निर्झर या झरना, आबशार कहते हैं झरना, इस शब्द को जरूर ध्यान में रखना, और हरारत को भी। आबशार यानी झरना। मिथक जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। शौक यानी चंचल, गाने सुने होंगे, शौक अदाएं तेरी। शती यानी 100 वर्षों का समय, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आपको ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान में रखनी है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहले
प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ था, मृत्यु 20 जून 1987 को। लेकिन आपको जन्म विशेष तौर से ध्यान में रखना है। उनकी आत्मकथा फॉल ऑफ स्पैरो अध्याय में आएगी, बता दिया मैंने आपको, जिसमें क्या पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया है। तो ये आप ध्यान में रखना कि फॉल ऑफ ए स्पैरो जो इनकी आत्मकथा है उसका हिंदी में किस नाम से अनुवाद किया गया, तो एक गौरैया का गिरना। और ये किसने किया? नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया है। D.H. लॉरेंस कौन है? तो 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए D.H. लॉरेंस कौन, तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं 20वीं सदी के। उन्होंने कविताएं भी लिखी है, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी, इसीलिए इस पाठ के अंदर इसको रिलेट किया गया है। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी थे। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई है। देखिए, ये लाइन देके पूछा जा सकता है कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई है, ऐसा कौन मानते थे? तो D.H. लॉरेंस। वे ये भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना क्या है? ज़रूरी है। तो जय हिंद साथियों, ये हो गया अपना अध्याय कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने जो बताई वो नोट कर ली होगी। पुनः बता देता हूँ, आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ज़रूर फेसबुक व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाएं और पहली बार देंगे सब्सक्राइब जरूर कर लें। कई साथियों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। दूसरी बात, कवि आदि गणेश नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, कवि आदि गणेश हिंदी इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट सूचनाएं डालता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ।